नमस्कार दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं एच टेट लेवल 2। एच टेट लेवल 2 जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, आज उस पूरे पेपर को हम ऑफिशियली आंसर की के साथ सोल्व करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम हमारा दोस्तों 2023 में हुआ था। लेवल 2 जो हमारा टीजीटी का होता है, आज उस पूरे पेपर को हम ऑफिशियली आंसर की के साथ सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कराता रहता हूँ यहाँ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ामों को मैं यहाँ सोल्व कराता रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 91 से। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पीजीटी का पेपर सोल्व कराया था 2023 का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारी परीक्षा की डेट नज़दीक आ गई है। 30 तारीख को हमारा लेवल 3 हरियाणा एच टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और 31 को हमारा लेवल 2 यानी कि टीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उन एग्ज़ामों के लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है और हमारी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ होने वाली है फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड, तो सभी के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप और भी यदि एच टेट के एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट पर लगाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको सोल्व कीजिए, क्योंकि मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूँ, दिमाग में कूड़ा कचरा भरने से बेटर है आप सिलेक्टेड मैटर अपने माइंड में भरिए, अपने माइंड में सुरक्षित कीजिए। ज़्यादा कूड़ा कचरा भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट से कई गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं और आगे भी इनकी आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये प्रमाणित होते हैं। इनका मतलब होता है ये साइंटिफिक क्वेश्चन बने हुए होते हैं। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट की वजह प्रीवियस ईयर के आपको जोन से भी क्वेश्चन मिले, जोन से भी पेपर मिले, आप उनको लगाइए। और इस चैनल पर मैं आपको क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के तो कराता रहता हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं बारी बारी से, चाहे वो आपका नेट हो, केवीएस हो, DT+ भी हो, सभी को मैं उनको सोल्व कराऊंगा और करा भी रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि क्या नहीं है, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है। एक तरफ दिया गया है हमारा हक्सले, रॉबर्ट हुक, क्लासिमिर फंक, रॉबर्ट ब्राउन। तो इनका मिलाना है विटामिन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और कोशिका केंद्रक। तो हक्सले ने क्या दिया था, सभी को पता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और हमारा हक्सले ने क्या दिया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया है, कोशिका का सिद्धांत। और रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा कोशिका केंद्रक। और क्लासिमिर फंक ने हमारा क्या, विटामिन की खोज की थी। तो ये हमारा इसका हो जाता है। तो किस में दिया गया है हमारा, सेकंड में, फर्स्ट का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निसार क्रिया को इस नाम से भी जाना जाता है। अग्निसार क्रिया आल्सो नौ एच। तो किस नाम से जाना जाता है अग्नि क्रिया को, वह्निसार धोती। राइट आंसर हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की प्रस्तुतिकरण तकनीक में व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत नहीं आती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पर्सनल प्रिपरेशन इन प्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ टीचर। तो कौन सी नहीं है भैया, मजबूत आवाज़, अच्छे से तैयार होना, शिष्ट आचरण, उपयुक्त सुरक्षा मापक। तो कौन सा नहीं है, शिक्षक की प्रस्तुतिकरण तकनीक में व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत नहीं आती। मजबूत आवाज़ होनी चाहिए, अच्छे से तैयार बिल्कुल होना चाहिए, शिष्टाचार बिल्कुल होना चाहिए, उपयुक्त सुरक्षा मापक, ये क्या है भाई, इससे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी सहनशीलता विकसित करने के लिए लगातार विधि की विविधता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेरिएशन ऑफ कंटिन्यूअस मेथड फॉर इम्प्रूविंग
इंडोरेंस। तो कौन सी नहीं है, यह पूछ रहा है इंडोरेंस विकसित करने की विधि कौन सी नहीं है। सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं तो हमारा जो होता है वेरिएबल पेस मेथड, यानी कि विविध गति, ये भी होता है, इससे भी हमारा इंडोरेंस डेवलप होता है। मंद लगातार विधि यानी कि स्लो कंटिन्यूस मेथड विधि, इससे भी होता है। पुनरावर्ती विधि, रेपिटेशन मेथड, भैया रेपिटेशन मेथड हमारा स्पीड को डेवलप करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड। फोर्थ ये हमारा इंडोरेंस को डेवलप करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं करता, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट के लिए राइस विधि में सी का अर्थ है, इन द राइस मेथड फॉर इंजरी सी स्टैंड फॉर। तो सी का मतलब क्या होता है राइस में, हमारा क्या होता है कंप्रेशन, सभी को पता है। आर का क्या होता है रेस्ट, आई का क्या होता है राइस आइस, और सी का मैंने आपको बता दिया कंप्रेशन, और ई का होता है एलिवेशन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊँ उस पर स्टार लगा लीजिए, उस पर लगा लिया करो, वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। कोई से भी फिजिकल एजुकेशन का जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, आप मेरी बात को लिख लेना, आपको वे क्वेश्चन एज इट इज पेपर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है। धातु के विकार को कौन सा प्राणायाम हटाता है, तो कौन सा हटाता है हमारा, साथ के साथ बोला करो, मुझे आंसर दिया करो भाई, साथ बोला करो। देखो ऐसा नहीं मैं सोल्व करा रहा हूँ, आप भी मन में थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया करो, अपने माइंड को जितना घसोगे इतना ये है तिर होगा, इतना तेज होगा, इतनी इसमें चमक आएगी, हीरे जैसा बनाओ इसको, घसो इसको जितने भी घस सकते हो। तो आपने अपना माइंड लगाया होगा इसमें, तो क्या होगा 96 का हमारा हो जाएगा 4 उज्जयी। क्या हो जाएगा उज्जयी। तो कौन सा नहीं है, तो उज्जयी, क्योंकि प्राणायाम हमारा धातु शीतली भी होता है, भ्रामरी भी होता है, नाड़ी शोधन भी होता है। तो कौन सा विकार को हटाता है पूछा है, तो कौन सा उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए प्रस्तुतिकरण का एक चरण नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर ए टीचर। भाई आप खुद ही सोच लीजिए, आप एक टीचर हो और आपके लिए कौन सा प्रेजेंटेशन का एक चरण नहीं है। ओरिएंटेशन नवीनीकरण, अन्वेषण एक्सप्लोरेशन, अभिलेख बनाए रखना मेंटेनिंग रिकॉर्ड, या कथन, या बताइए इन चारों में से कौन सा है, रिसाइटेशन। चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी अभिलेख बनाए रखना, क्योंकि नवीनीकरण भी होता है, अन्वेषण भी होता है, रिसाइटेशन भी होता है, तो अभिलेख बनाए रखना ये नई शिक्षक की प्रस्तुतिकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर, कौन सी चोट कभी सिर की हल्की चोट कहलाती है। विच इंजरी समटाइम कॉल्ड मिल्ड हेड इंजरी। तो कौन सी कहलाती है हमारी सिर की हल्की चोट, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, या लैक्रेशन, या कंकशन। तो कौन सी हल्की कहलाती है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए जल्दी से। तो कौन सा हो जाएगा हमें इसका, कंकशन। कंकशन क्या होता है, आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर के यदि सिर में हेलमेट पर बॉल लग जाती है तो उसका कंकशन टेस्ट होता है। उससे पूछा जाता है कि हाथों में कितनी उंगली है, बताइए आपको कितनी उंगली दिख रही है, 1 या 2 या 5 या 4। तो उससे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका माइंड बिल्कुल सही कर रहा है काम, नहीं। तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको भी। इम्पैक्ट फ्रैक्चर हमारा कौन सा होता है, जब एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाती है। लैक्रेशन आपको पता ही है, जब हमारी क्या होता है, स्क्रीन ऊपर से, जैसे हमारी ये हाथ की ऊपर की स्क्रीन है, यहाँ से कट जाती है, हल्की सी छिल जाती है, लैक्रेशन। जिसे हिंदी में कहते हैं घस्सा लग गया, रगड़ लग गई, उसको हम कहते हैं लैक्रेशन। और डिप्रेस फ्रैक्चर आपको पता ही है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, वह चोट जिसमें
त्वचा और अंतर्निहित ऊतक, जिसमें त्वचा और अंतर्निहित ऊतक कट अथवा फट जाते हैं। इंजरी इन विच स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू आर कट एंड टर्न। तो कौन सी होती है भाई जिसमें हमारे ऊतक कट एंड फट जाते हैं सिंपल भाषा में? तो कौन सा होता है? रक्त गुल्म, नील पड़ जाना, विदारण या रगड़ है? जल्दी बताइए। आपको सिर्फ मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। आपकी जो माइंड की जो तीर है क्वेश्चन पढ़ने की समझने की, उसको मैं फास्ट बनाना चाहता हूँ। तो आप तेज़ी से आंसर दिया करो, जिससे आप पेपर में देखते हो सार खटाक देने से उड़ा दो, खटाक। तो कौन सा हो जाएगा इसका हमारा? थर्ड है विदारण, लैक्रेशन। भाई हिंदी में इंग्लिश में भी जरूर देख लिया करो ऐसे क्वेश्चनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? लैक्रेशन, जिसमें कट जाता है, फट जाता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो कौन सा नहीं है इसमें स्पोर्ट ट्रेनिंग का एक सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता का सिद्धांत। नंबर 2 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। थर्ड क्या कहता है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। 4 हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की निरंतरता का सिद्धांत। तो लोड ट्रेनिंग का कौन सा नहीं है भैया, ये पूछा है। स्पोर्ट ट्रेनिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? उपयोग एंड अनुपयोग का नियम। ये नहीं होता, बाकी साइक्लिसिटी भी होती है, प्रोग्रेसिव भी होता है और हमारा कंटिन्यूटी भी होता है। तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भाई, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, जरूर देखने को मिलेगा आपको ये परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प ढूंढना है। वह 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन कहता है हमें अस्थिबंधक का अत्यधिक खिंचाव कहलाता है। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी कि आपका जो लिगामेंट है उसका जो खिंच जाना क्या स्ट्रेन कहलाता है? यदि आपके पैर में कोई मोच आ गई, खिंच गए आपके लिगामेंट, क्या वह स्ट्रेन कहलाता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि हमारा टेंडन का खिंच जाना, मसल्स का खिंच जाना स्ट्रेन कहलाता है। और यदि हमारे लिगामेंट में पेन हो जाए, दर्द हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम? लिगामेंट। जब कोई हमारा लिगामेंट टूट जाता है तो हमारा क्या होता है? स्प्रेन। और जब टेंडन खिंच जाता है उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रेन। दोनों पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्ट्रेन और हमारा क्या? स्प्रेन। स्ट्रेन क्या बताया मैंने? टेंडन का खिंच जाना। स्प्रेन क्या बताया मैंने आपको? लिगामेंट का खिंच जाना, टूट जाना, ये मेरा स्ट्रेन कहलाता है। तो दूसरा क्या कहता है हमारा? दूसरा कथन भी देख लेते हैं। अस्थिबंध ऊतक होते हैं जो संधि पर अस्थियों को जोड़ते हैं। लिगामेंट आर टिश्यू दैट कनेक्टेड बोन एट ए जॉइंट। बिल्कुल सही है। हमारे जो लिगामेंट होते हैं, हमारे जो टिश्यू होते हैं, वे कनेक्टेड बोन और जॉइंट को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारा घुटना होता है इस साइड से इस साइड, तो हमारे लिगामेंट इसको ऐसे जोड़ने का काम करते हैं। तो 101 का आंसर आप ही बता दीजिए जल्दी। अब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। केवल कथन 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरालंपिक खेल पूर्व में इस नाम से जाने जाते थे। पैरालंपिक गेम अर्लियर नाउ एज। तो भाई पहले पैरा ओलंपिक खेल किस नाम से जाने जाते थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? स्टोक मैंडेवल गेम। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी और किस सन में हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको मैं देता हूँ 3 सेकंड का समय। 1 2 3।
चलो 2 सेकंड और, 4, 5। जल्दी से कमेंट कर दिया करो दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ उसको कमेंट जरूर करो। मैंने बोला है जितना आप लिखोगे उतना उसका एक्सपर्ट बनोगे, उसे आप कभी नहीं भूलोगे, भले ही आपको पता हो, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दिया करो। तो कब हुई थी? 1960। कहाँ पर? रोम ओलंपिक में। रोम 1960 रोम में पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, वाओ, परीक्षा में पूछा जाएगा भाई, स्टार लगा लीजिए। सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैं स्टार बता देता हूँ समझो वो आपका छप चुका है, उसे दिमाग में छाप लिया करो बिल्कुल। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल, पीथियन गेम, नीथियम खेल, स्तीमियम खेल, इनका भाई मैचिंग करना है हमें। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं पूछ रखा भैया, कौन सा सुम्मिलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 786 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया हमारा पीथियन खेल, थर्ड नीतियन खेल, नहीं भाई ये दोनों बिल्कुल गलत है, क्योंकि और स्तीमियम गेन 580 ईसा पूर्व, ये भी ठीक है। नहीं, हमारा सेकंड और थर्ड बिल्कुल गलत है, सेकंड और फोर्थ ये नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये दोनों नहीं है। बाकी हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों बिल्कुल राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक संविधान प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। अरे वाह, ओलंपिक संविधान, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको टीजीटी में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों ने तो ये पहली बार पढ़ा होगा कि ओलंपिक संविधान प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। द ओलंपिक चार्टर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो कब हुआ था? 1908। 1908 में हमारा ओलंपिक चार्टर पहली बार पब्लिश हुआ था, 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसे ही पूछेगा भैया, अब वे डायरेक्ट जो क्वेश्चन वन लाइनर वाले हैं वे पहले पूछ लेते कि कितनी हड्डी होती है कोशिका, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे अब भी वे नहीं पूछे जाते। अब तो क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को पार करने की योग्यता के रूप में परिभाषित करते हैं? भाई ये कल की वीडियो जो हमने डाली पीजीटी की, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को पार करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे पेपर में 90% फिजिकल एजुकेशन के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस? भाई ओवरकम रेजिस्टेंस आ गया इसमें, जहाँ भी ओवरकम रेजिस्टेंस आ जाए तो समझो वहाँ पे क्या होता है, मैंने कई बार बताया गया, ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड, योग्यता के रूप में, यानी कि किसी भी प्रतिरोध को पूरी गति के साथ करना, तो क्या कहलाता है? विस्फोटक शक्ति। यानी कि भाई पूरा बल तो हमारे लगाना ही है, साथ के साथ कम से कम समय में स्पीड के साथ कार्य को करना होता है, तो क्या कहलाता है हमारा? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें हम अधिक से अधिक जोर बल लगाते हैं, अधिक से अधिक शक्ति लगाते हैं। और स्ट्रेंथ इंडोरेंस आपको पता ही है, शक्ति का लंबे समय तक किसी भी कार्य को करना या बनाए रखना। और नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों के चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, चारों को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है भाई हमारा सुदीरमन कप? बैडमिंटन से। राइट आंसर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो किसके करती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, युवा मामले और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। सभी ने इसका आंसर दे दिया गया होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पता नहीं पूछा जा चुका है। कभी इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, कभी वाडा की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है वाडा की स्थापना कब हुई थी? एक हमारा नाडा है, एक वाडा है। वाडा और नाडा दोनों की इस्टेब्लिश आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, दोनों की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कोई व्यवहार करता है तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा कहलाती है? इफ ए पर्सन परफॉर्म ए बिहेवियर फॉर इट्स ओन सेक, विच टाइप ऑफ मोटिवेशनल इज इट? तो क्या कहलाता है? बाह्य, आंतरिक उपलब्धि, बाह्य एवं आंतरिक दोनों। आप खुद ही बताइए, यदि आप खुद के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो भाई सभी को पता है, तो वो क्या होगा? हमारा आंतरिक इंसेंट्रिक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेटर कप किस संधि पर स्थिरक के रूप में कार्य करती है? इंपॉर्टेंट है भाई। रोटेटर कप वर्क एज ए स्टेबलाइजर ऑफ विच जॉइंट? तो किस पर करती है? हमारी हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्म इन देयर ओवन टाइम? तो किस प्रकार की पद्धति में विद्यार्थियों को समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? अनुसरण विधि, प्रदर्शन विधि, स्वेच्छा विधि, आदेश विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इमिटेशन मेथड होगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा, एट विल मेथड होगा या कमांड मेथड होगा? तो कौन सा होगा? हमारा होगा एट विल मेथड, समय में प्रदर्शन करने का। अनुसरण आपको पता ही है, किसी को देखकर सीखना। डेमोस्ट्रेशन, पहले आप उसको करके दिखाते हो, फिर आप उसको पार्ट बाय पार्ट करते हो, फिर उसको आप होल यानी कि पूरा एक बार करके दिखा देते हो। स्वेच्छा, एट विल मेथड जो अभी ऊपर बता दिया गया है। स्वयं शिक्षण, समय के प्रदर्शन के अवसर को दिया जाता है। समय के आदेश आपको पता ही है। कमांड मेथड, हमारे बीपीएड में तो कमांड मेथड बहुत यूज होता है। सुबह सुबह जब हमारी कंडीशनिंग क्लास होती है तो उसमें कमांड भाई हमारी बिल्कुल तकड़ी कमांड होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन की। बहुत से हमने देखा है कमांड देते हैं, बहुत धीरे से बोलते हैं। ऐसी कमांड होनी चाहिए कि हाँ लगना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की कमांड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस प्लेनस किस आसन विरूपता का अन्य नाम है? पेस प्लेनस इज अनदर नेम ऑफ विच पोस्चर डिफॉर्मिटी? तो क्या नाम है दूसरा भाई पेस प्लेनस का? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक से एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी। आप स्टेट का एग्जाम दोगे, बताना मुझे जब दे के आएंगे 30 तारीख में 31 में कितने क्वेश्चन आपको जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से पूछे जाएंगे। कुछ तो क्वेश्चन एज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? फ्लैट फुट। पेस प्लेनस का हमारा दूसरा क्या नाम है? फ्लैट फुट। फर्स्ट पे लग गए हमारा, सेकंड फ्लैट फुट, चपटे पैर। नेक्स्ट,
खेल का अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? भाई बिल्कुल एनर्जी थ्योरी, हमारी प्ले थ्योरी हर पेपर में पूछी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी हमारी किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है हमारा, और बाकी आपको ये तीनों थ्योरी भी देख लेनी है हमारी, जीपी डब्ल्यू पैट्रिक, कार्ल्स गुर्स और जी स्टेनली हॉल। तो इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एकाग्रचित्तता की योग्यता में कमी अधिभार का किस प्रकार का लक्षण है? डिक्रीज इन एबिलिटी टू कंसंट्रेट इज विच टाइप ऑफ सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। तो किस प्रकार का लक्षण है एकाग्रचित्तता की योग्यता का कमी में भार में आना? ये कह रहा है वो सीधा जो आपकी एकाग्रता है यदि उस योग्यता में कमी आ जाए तो किस प्रकार का लक्षण होगा? वह मनोवैज्ञानिक होगा, प्रदर्शन लक्षण होगा, दैहिक कार्यात्मक लक्षण होगा, सामाजिक लक्षण होगा। सोशल सिम्टम्स, सोमैटिक फंक्शनल परफॉर्मेंस सिम्टम्स या साइकेचिक सिम्टम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? सेकंड, प्रदर्शन लक्षण, परफॉर्मेंस सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आंत व बड़ी आंत की सफाई की प्रक्रिया है? तो कौन सी करती है भाई हमारी आंत की सफाई? बस्ती करती है, धोती करती है, नेती करती है या नोली करती है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बस्ती। बस्ती हमारी आंत की सफाई करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना भाई कौन सा इसमें तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी स्पष्टता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये साइकोलॉजी में दोनों जगह आपके पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। यानी कि हमारा कौन सा नहीं है पूछ रखा भाई? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म भी होता है हमारा, यूनिफॉर्म पैटर्न, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और हमारा इरेगुलेशन भी होता है हमारा। इरेलेशन यानी कि परस्पर संबंध, सबका अलग अलग चलता है, एक समान नहीं चलता हमारा, किसी का तेज हो रहा, किसी का धीमा हो रहा, तो इसलिए इंटर रिलेशन होता है। इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा, जब अक्ष बल के समीप होता है, जब अक्ष बल के समीप होता है तो क्या कहलाता है? व्हेन द एक्सिस इज क्लोज टू द फोर्स। आप सभी को पता है, सभी ने अपनी ट्रिक बना रखी होगी। ये पूछ रहा है, ये हमारी अक्ष है और इसमें ये कह रहा है कि जब बल, ये सपोज कर लो ये बल है हमारा, और ये कह रहा है कि जब अक्ष बल के समीप होता है, यह हमारी अक्ष है, यू हमारा आर होगा रेजिस्टेंस। तो जब हमारा ये एक्सिस इसकी तरफ पहुंच जाएगा, इसके नज़दीक यहाँ आ जाएगा, तो तब क्या होगा? आप ही बताइए, आपने तो पढ़ रखा है ये बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी अपने दिमाग को चलाइए, जल्दी आंसर दीजिए। उत्तोलक चाल एवं गति का प्रसार उत्पादित करता है, या उत्तोलक बल उत्पादित करता है, या फिर उत्तोलक संतुलन उत्पादित करता है, या उत्तोलक चाल और बल गति दोनों उत्पादित करता है? बताइए भाई, जब हमारा एक्सिस फोर्स के बराबर में आएगा तो क्या बैलेंस होगा? या बल अधिक लगेगा या फिर हमारी स्पीड अधिक होगी? सीधी भाषा में ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि हमारी स्पीड, गति
अधिक हो जाएगी। जब हमारा एक्सिस फोर्स के बाहर आ जाएगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस छड़ यानी कि यह हमारी बड़ी हो जाएगी, और जो हमारी बड़ी हो जाती है वह उसी का कार्य करती है। यदि हमारा एक्सिस इधर पहुंच जाता यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच जाता है और हमारा एफ छड़ यानी कि जो एफ है ये बड़ी हो जाती तो हमारा फोर्स का कार्य करता, और यदि हमारा बीचों बीच है तो वह हमारा बैलेंस का कार्य करेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बता रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसमें नहीं ज़्यादा हम टाइम गंवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, जर्मनी के विद्यालयों में जिम्नास्टिक के एक तंत्र के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ए सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स इन स्कूल ऑफ जर्मनी? इन स्कूल ऑफ जर्मनी तो कौन थे भाई? जॉन बर्नार्ड बेसडो, लुडविन जॉन गटमस या इमेनुअल कांट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? थर्ड, गटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118 सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ऊपर से नीचे। अरेंज द इन द करेक्ट सीक्वेंस सुपीरियर टू इन्फीरियर। सुपीरियर टू इन्फीरियर इन्हें सीक्वेंस में लगाना है हमें। तो सबसे पहले क्या आएगा सुपीरियर से? सबसे पहले आएगा हमारा क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद फिर हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फिर क्या होता है हमारा? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद फिर क्या होता है हमारा? ब्रोंची। ब्रोंची के बाद फिर हमारा क्या होता है? ब्रोंचियोल्स। तो किस में है हमारा? सबसे पहले फेरिंग्स। फेरिंग्स तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, दो हमने हटा दिए, इसमें नहीं है। इसके बाद फिर फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स किसने है हमारा? फर्स्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? फर्स्ट। कई बार ये भी सीक्वेंस में आता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। सही करंट ऑप्शन आपको चूज करना है। सिर के आगे व पीछे की गतिविधि प्रथम श्रेणी उत्तोलक होती है। भाई आपको अपने सिर को आगे करिए फिर पीछे करिए, करिए जल्दी करके देखिए, सिर को आगे और पीछे हिलाइए। तो पूछ रहा है कौन सा लीवर है? इम्पोर्टेंट है भाई, खुद ही बताइए। देखिए आपका रोटेशन कहाँ से हो रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है और आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहाँ पे हो रहा है, देखिए करके। यस, तो उसका क्या होगा? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, प्रथम उत्तोलक का, प्रथम लीवर। भाई आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, क्या वो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है? और थर्ड कह रहा है हमारा लेटरल रेजेज व्यायाम तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। लेटरल रेजेज एक्सरसाइज इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। बाइसेप्स कर्ल इज फर्स्ट क्लास लीवर एंड फर्स्ट दे रखा हमारा हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज मूवमेंट ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। तो कौन सा सही है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से लीवर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई हर टॉपिक में से क्वेश्चन ले रखे हैं, कोई भी छूटा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसमें? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल हमारा राइट है, यानी कि जो हमारा सिर आगे और पीछे करते हैं तो हमारा प्रथम क्लास लीवर होता है, बिल्कुल सही है। और थर्ड हमारा लेटरल रेजेज व्यायाम तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं तो प्रथम का नहीं होता है आपका, वो थर्ड क्लास लीवर होता है। प्रथम का जब होता है जब आप बाइसेप को एक्सटेंस करते हो, आप बाइसेप को फैलाते हो, तो हमारा थर्ड क्लास लीवर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने सही किया होगा जिसने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया होगा। नेक्स्ट है, बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने की? भाई जिसके समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको लीवर के बारे में
सिंपल उसमें वे में उसको समझा दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता आपको मैं प्रयास करूंगा उसको अच्छे से आपकी समझ में आ जाए बताने का। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने की? भाई जो बिहार वाले देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका BPSC टियर पॉइंट 4 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए भाई बिहार वाले। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड बिहार स्कूल ऑफ योगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की थी। किसने? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। भाई कई बार मैं आपको बता दिया, बिहार वालों नोट कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रतियोगिता में 17 टीमें हैं, द्वितीय अर्ध में कितनी टीम स्थान प्राप्त करेगी? ये कह रहा है भैया, यदि हमारी 17 टीमें हैं तो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, 2 हाफ होते हैं, तो सेकंड हाफ में कितनी टीमें होगी? तो सभी को पता है कितनी होगी, 17 में से हमारी 9 तो फर्स्ट में होगी और 8 हमारी सेकंड में होगी, यानी कि 9 और 8 कितनी हो गई हमारी? 17। तो राइट आंसर 8 किस में है? सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र अध्ययन है, पैडागोगी इज द स्टडी ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका है हमारा? अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण विधि का, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का या शिक्षा का? तो किसका है हमारा? पैडागोगी इज द स्टडी ऑफ, शिक्षा शास्त्र अध्ययन है हमारा शिक्षण विधि का, शिक्षण विधि का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सेकंड, टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टार्सल अस्थि के बीच होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑकर बिटवीन टार्सल बोन? तो कौन सी होती है वह हमारी टार्सी अस्थि के बीच में? डोर्सिफ्लेक्शन, उत्तानन, उत्तानन को क्या कहते हैं? सुपाइनेशन, मध्य घूर्णन, मीडियल रोटेशन, परिवर्तन, इन्वर्सन। तो कौन सा होता है हमारा टार्सल अस्थियों के बीच में? करके देखो, टार्सल डोर्सिफ्लेक्शन करो, प्लांटर फ्लेक्शन करो, तो टार्सल अस्थियों के बीच में कौन सी गतिविधि होगी? करके देखा करो भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? 4। विपरिवर्तन, इन्वर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने प्रतिबंधित किया था? हु बैंड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? तो किसने किया था भैया? हमारा थियोडियस फर्स्ट ने। सेकंड ने क्या किया था? स्टेडियम ही ध्वस्त करा दिए गए थे। फर्स्ट ने तो उस पर बैन लगाया था, लेकिन सेकंड जो द्वितीय आया था उन्होंने कहा भाई स्टेडियम को भी ख़त्म कर दो, हटा दो सब चीज़ें। तो ऐसे ऐसे लोग पहले हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुसदनीय प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन? एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन कौन सा नहीं है भैया? तो जीत दर्ज कर संस्था का नाम रोशन करना। आपको बताना एक्स्ट्रामुरल का कौन सा नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जीत दर्ज कर संस्था का नाम रोशन करना बिल्कुल होता है भैया एक्स्ट्रा का। प्रतिभागी संस्थाओं के मध्य बंधुत्व और मित्रता विकसित करना बिल्कुल होता है। आयोजन और प्रशासन की कुशलता और कला प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक छात्रों को स्टेम अवसर प्रदान करना, ये नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता है। तो दलों के मध्य सामाजिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहित करना, 3 होते हैं, यह नहीं होता। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रामोलर और एक्स्ट्रामोलर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना, आप जब पेपर देंगे खुद ही कहेंगे वाह मज़ा आ गया।
नेक्स्ट है विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण वयस्कों में निम्नलिखित में से कौन सा विकार हो जाता है। भाई यदि आपके शरीर में लंबे समय से विटामिन डी की कमी चल रही है, डिफिशियंसी चल रही है, तो आपके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है भाई, इन्हें खुद भी देखा करो अपने जीवन में अप्लाई करके। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी लंबे समय से चल रही है तो कौन सा रोग हो जाएगा हमारा, ऑस्टियोमलेशिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड है, अस्थि मर्दुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार के दौरान किस आसन पर ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः का उच्चारण किया जाता है। तो भाई हमारे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। 12 में हमारे पूछा है इसने कौन सा सूर्य नमस्कार के दौरान ओम खगाय नमः मंत्र का उच्चारण करता है। कौन सा आसन आता है जब हम कहते हैं ओम खगाय नमः, तो कौन सा आता है, जो करते हैं भाई उसे तो पता ही होगा। तो हमारा क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पर्वत आसन बनता है जब हम कहते हैं ओम खगाय नमः। एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। सबसे पहला होता है हमारा ओम मित्राय नमः, जिसमें हमारी कौन सी मुद्रा होती है, हम हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं प्रणामासन, ओम मित्राय नमः। फिर हम पीछे की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं ओम रवैयाय नमः। उसमें हमारी हस्तोत्थानासन की मुद्रा बनती है। थर्ड आता है हमारा सूर्याय नमः, जिसमें हमारी पद हस्तासन की मुद्रा बनती है। फिर आता है भानवे नमः। फिर आता है हमारा खगाय नमः, खगाय में हमारा पर्वतासन या फिर दंडासन। नेक्स्ट आता है हमारा पूषणे नमः, फिर हिरण्यगर्भे नमः, मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो हमारे 12 मंत्र बोले जाते हैं। भाई देखो सभी लोग सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर किया करो। सुबह सभी को सूर्य नमस्कार लगाना है मंत्र के साथ, आपके खुद ही याद हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार लगाने से आपकी बॉडी में कह रहा दिन में को आप 50 लगा लीजिए, कोई जिम एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। जो लोग नहीं जाते भाई जिम एक्सरसाइज में, वो तो ज़रूर लगाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सदनीय प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है। भाई ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब ये सेकंड आ गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामूलर कंपटीशन। उसमें पूछा था कि कौन सा है, इसमें पूछ लिया कि कौन सा नहीं है। हाँ उसमें भी कौन सा नहीं है पूछा था, तो कौन सा नहीं है इंट्रामूरल कंपटीशन का। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार खेल में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, या विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को इधर उधर घूमने का अवसर प्रदान करना, या खेल प्रतियोगिता का पता लगाना। तो कौन सा नहीं है भाई, अंतर विद्यालय जो एक ही हमारे कॉलेज के अंदर होती है, 4 दीवारी के अंतर्गत हमारी प्रतियोगिताएं होती है, तो कौन सा नहीं है हमारा थर्ड, विद्यार्थियों को इधर उधर घूमने का अवसर प्रदान करना, यह नहीं होता। बाकी हमारे ये भी होता है, रुचि दिखाने का मौका मिलता है, सहयोग की भावना भी, और खेल प्रतिभा का पता लगाना भी। नेक्स्ट है हमारा, आहार में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध होने चाहिए। हाउ मैनी एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट। तो कितने होने चाहिए हमारे 9 हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड, और नॉन इसेंशियल हमारे कितने 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विधि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में सबसे कम उपयोगी है। कौन सी है भाई सबसे कम उपयोगी हमारी जो शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में है। कमांड मेथड, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड। आदेश विधि, प्रदर्शन विधि, विचार विमर्श विधि, प्रोजेक्ट विधि। कौन सी सबसे कम फिजिकल एजुकेशन में यूज होती है, सबसे कम उपयोगी है, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में सबसे कम उपयोगी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में, ये आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार और देख लीजिए। आपको बताना है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में सबसे कम उपयोग होती है। विच टीचिंग मेथड ऑफ द फॉलोइंग इज लिटिस्ट यूजफुल इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। डेमोस्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा तंत्र हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा करता है हमारा, विच सिस्टम प्रोटेक्ट यूज फ्रॉम डिजीज। तो कौन सा है भाई हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक गामक कार्य को नियंत्रित करने वाली गामक कार्यविधि के रूप में किसे परिभाषित करते हैं। विच इज डिफाइंड एज द मोटर प्रोसीजर फॉर ट्रैकिंग ए मोटर टास्क। तो किसे किया जाता है भाई, प्रोसीजर फॉर ट्रैकिंग ए मोटर टास्क, यानी कि कार्यविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। मोटर यानी कि स्किल, शैली, तकनीक, युक्ति। स्किल, स्टाइल, टेक्निक, टैक्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग तो इसमें आज भी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से इनको समझाया था, आप कभी जीवन में नहीं भूलने के। ऐसे एग्जाम्पल देसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने उसको समझाया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड है, टेक्निक। तकनीक गामक कार्य नियंत्रण करने वाली कार्यविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खेल के पुनर्कथन सिद्धांत के साथ कौन संबंधित है। हु इज एसोसिएटेड विद रिकैप्चुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले। तो रिकैप्चुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 4 ऑप्शन हमें अब अच्छे से दिख गए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जल्दी बताइए। राइट हो जाएगा हमारे इसका थर्ड है, जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल खेल के पुनर्कथन सिद्धांत के साथ संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई एक्सियल ज्वाइंट। कौन सा बाई एक्सियल ज्वाइंट का उदाहरण है इसमें, बाई एक्सियल ज्वाइंट का, ग्लाइडिंग, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या कोंडोलॉइड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कोंडोलॉइड ज्वाइंट। हमारा जो ग्लाइडिंग होता है नॉन एक्सियल होता है, हिंज ज्वाइंट हमारा यूनी एक्सियल एक ही दिशा में, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा मल्टी एक्सियल, यानी कि जिसे हम चैंपियन ज्वाइंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं इसी के साथ। कौन सी चाल योग्यता न्यूनतम समय में एक एकल गतिविधि करती है। भाई कल के जो पिछला पेपर हुआ हमारा पीजीटी का, उसमें भी क्वेश्चन दे रखा था, विच स्पीड एबिलिटी डू ए सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम ऑफ टाइम। सिंगल मूवमेंट इन ए मिनिमम टाइम। तो क्या कहते हैं आप उसे, कम से कम समय में किसी गति को करना, एकल गतिविधि को करना, हमारा क्या कहलाता है, मूवमेंट स्पीड है। कम से कम समय में ये सिंगल मूवमेंट स्पीड है। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, लोकोमीटर क्या है, और स्पीड इंडोरेंस। त्वरण योग्यता, प्रचलन योग्यता, चाल योग्यता, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा होता है क्या, कम स्पीड से, जैसे आप पहले कार में गाड़ी चलाकर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में तो आप स्पीड बढ़ाते हैं, वो हमारा लोको एक्सेलरेशन एबिलिटी कहलाता है, त्वरण योग्यता। और इस स्पीड को मेंटेन रखना, आपने सपोज कर लो 80 की गाड़ी पे चला रहे हैं और आप एक स्पीड से चला रहे हैं, उसको आप मेंटेन किए हुए हैं। जैसे एक एथलीट दौड़ता है, शुरू में धीरा, फिर फास्ट फास्ट फास्ट, फिर बना के रखता है, वो हमारा लोकोमोटर। और स्पीड इंडोरेंस आपको पता ही है, अधिक से अधिक समय तक गति बनाए रखना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए भाई, मिलाइए जल्दी से। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, संबंध अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, अधिगम का सिद्धांत
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, तो किसने दी? तो आप एक से ही पकड़ लीजिए। तो कौन सी है हमारी? सबसे पहले इससे देख लीजिए, थर्नडाइक ने कौन सी दी थी हमारी? E.L. थर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थर्ड का सेकंड किस में है? थर्ड का सेकंड सिर्फ हमारा फर्स्ट में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? फर्स्ट। यानी कि पहले का हमारा चौथा हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? B.F. स्किनर ने। और हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवोन पावलोव ने। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी सभी को पता है, थर्नडाइक ने दी थी। और इनसाइट थ्योरी किसने दी? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग हमारी वोल्फ्गर कोहलर ने। तो राइट आंसर हमारा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कोर्बिक एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्कोर्बिक अम्ल के बारे में असत्य है? तो स्कोर्बिक अम्ल के बारे में असत्य कथन हमें इसमें छांटना है। तो कौन सा नहीं है? स्कोर्बिक अम्ल प्राकृतिक जल में घुलनशील विटामिन है। बिल्कुल भाई, हमारा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है स्कोर्बिक अम्ल। यह एक प्रति उपचायक एजेंट होता है। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। बिल्कुल होता है जी। यह जीवाणु संक्रमण से लड़ने में भाग नहीं लेता। बिल्कुल गलत, बिल्कुल लेता है भाई। हमारा एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है, संक्रमण से लड़ने में बिल्कुल सहायक होता है। यह तंतु में ऊतक में कोलेजन के निर्माण में कार्य करता है। बिल्कुल सही। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसमें हमारा थर्ड नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? थर्ड। नहीं है पूछा है, असत्य कथन हमें छांटना था। फर्स्ट सेकंड फोर्थ होता है, थर्ड नहीं होता। नेक्स्ट 138, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन ओस्कर ड्यू टू स्पाइन बिफिडा? यानी कि स्पाइना बिफिडा के कारण कौन सी आसन विरूपता हो सकती है? देखिए भाई, किसी ने तो बहुत पहली बार ये नाम सुना होगा, स्पाइना बिफिडा। तो क्या होता है भाई ये? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका क्या? काइफोसिस। यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी होती है, उसका कोई उसमें डिसीज हो ना जाना, कोई डिफॉर्मिटी हो जाना, हमारा क्या कहलाता है? स्पाइना बिफिडा। इनरेगुलर उसका कार्य करना या उसकी ग्रोथ हो जाना। नेक्स्ट, शरीर द्रव्यमान सूचकांक के अनुसार ओवरवेट श्रेणी में कौन सा प्रकार आता है? अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स विच रेंज कम अंडर द ओवरवेट कैटेगरी? तो ओवरवेट कैटेगरी हमारी कहाँ से शुरू होती है भाई? 25 से 29.9 और 30 से ऊपर हमारा ओबेसिटी। और इसके बाद जो हमारा 18 से 18.5 से 18.5 यानी कि 18.5 से 24.9 तक हमारा कितना होता है? नॉर्मल होता है। ये हमारा नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल। इससे नीचे हमारा बिलो यानी कि अंडरवेट। और 30 से ऊपर हमारा ओबेसिटी। और 25 से 29 के बीच हमारा ओवरवेट। नेक्स्ट देखो, वो सारे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पेपर जब आप देखा होगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जो लोग देख रहे हैं मज़ा आ जाएगा उसका। कौन सी शंक्वाकार गतिविधि होती है? विच इज कोनिकल मूवमेंट? तो कोनिकल मूवमेंट पूछ रहा है। आंतरिक घूर्णन, इनवर्ड रोटेशन, बाह्य घूर्णन, आउटवर्ड रोटेशन, विपरिवर्तन, इन्वर्सन, या परिघूर्णन, सरकमडक्शन। तो कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सरकमडक्शन। नेक्स्ट है, कौन सा श्वसन पसली पिंजर के विस्तार और संकुचन द्वारा फुफ्फुसिया के मध्य खंडों का उपयोग करता है? विच ब्रीदिंग
unleashes the middle lobes of the lungs by expanding and contracting the ribs cage। तो कौन सा भैया पूछ रहा है कि श्वसन, जब आप श्वसन यानी कि जो आपकी पसली है अंदर की, उसका विस्तार यानी उसका फ्लेक्शन और संकुचन द्वारा फुफ्फुस के मध्यम खंडों का उपयोग करता है। वक्षीय श्वसन, उदारीय श्वसन, प्राकृतिक श्वसन, जतुक्रिय श्वसन। इंग्लिश में देख लीजिए, थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल, नेचुरल या क्लेविकुलर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका थोरेसिक ब्रीदिंग फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ लोग की कमेंट आई थी जो साइकोलॉजी के है, प्रीवियस ईयर जो पूछे जा चुके हैं, कह रहे थे कि आप सर्वे क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारे साइकोलॉजी के हैं कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 की जितनी वीडियो आपकी एग्ज़ाम से पहले बना सकता हूँ, करा सकता हूँ प्रीवियस ईयर की, तो कोशिश करूँगा वे करा दूँ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि अग्रभुजा को, हाँ, और यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको साइकोलॉजी जो के क्वेश्चन, CDP के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करना चाहते हो जो पेपर में पूछे गए हैं, यदि आप चाहते हो कि उन पे भी वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। यदि आपकी कमेंट आ जाती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यदि कमेंट आ गई उस बारे में तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, अन्यथा तो मैं नहीं बनाऊँगा। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि अग्रभुजा को प्रतिरोध के विरुद्ध ट्राइसेप मांसपेशी द्वारा विस्तारित किया जा रहा है तो यह किस प्रकार का उत्तोलक है। इन फोर आर्म इज बिगिंग extended by the tricep muscles again a resistance, then which type of liver it is। तो कौन सा लीवर होता है भैया, अभी बताया था मैंने ऊपर, आपने पढ़ा भी होगा। बताइए, जब आप ट्राइसेप मांसपेशी का फ्लेक्शन करते हैं, विस्तार करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो यह किस प्रकार का उत्तोलक है। तो फर्स्ट क्लास का हमारा उत्तोलक होता है जब हम अपनी बाह को बिल्कुल सीधा करते हैं, ऐसे कर देते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ को, इसको फ्लैक्स एक्सटेंशन कर देते हैं। और जब हम फ्लैक्स करते हैं ऊपर की तरफ तो हमारा फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास होता है। नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा, सीधा हाथ फर्स्ट क्लास होता है और ऊपर की तरफ हमारा थर्ड क्लास लीवर होता है। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। तो इसमें पूछा है जब हमारे एक्सटेंशन होता है, ट्राइसेप का एक्सटेंशन, ट्राइसेप मांसपेशी का एक्सटेंशन अग्रभुजा को प्रतिरोध के विरुद्ध, ट्राइसेप मांसपेशी, तो हमारा भैया कौन सा होगा, फर्स्ट क्लास। सीधी भाषा में मैं बता रहा हूँ, आपका जो बाँ है उसका बिल्कुल खोलना, एक्सटेंस करना फर्स्ट क्लास लीवर, और बाँ को मोड़ना ऊपर की तरफ हमारा थर्ड क्लास लीवर। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। सही करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है हमारा, अचल संधि उपास्तिम्य संधि के रूप में भी जानी जाती है। इमूवेबल जॉइंट इज आल्सो नाउ एज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये कह रहा भाई हमारा जो जॉइंट होता है कौन सा, इमूवेबल, वह कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। सेकंड कह रहा है जो हमारा इम्फिथ्रोसिस जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। और थर्ड कह रहा है जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है वह हमारा डायथ्रोसिस जॉइंट होता है। तो इसमें हमें क्या छांटना है, सही विकल्प चुनना है। तो सही कौन सा होगा हमारा, राइट आंसर सेकंड, यानी कि जो हमारा एम्पियोथ्रोसिस जॉइंट होता है उसमें कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। जो हमारा इमूवेबल होता है आपको पता है कौन सा होता है, किसका बना होता है हमारा, और जो हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है वो किसका बना हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या,
सेकंड, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। यानी कि हमारा जो जॉइंट होता है ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और ये हमारा गलत है। ये गलत कह रहा है कि हमारा जो इमूवेबल जॉइंट होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। वो कार्टिलेज का नहीं भाई, वो फाइबर्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बार और बता देता हूँ यदि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। भाई ये कह रहा है कि हमारा जो इमूवेबल जॉइंट होता है, जो फिक्स जॉइंट होता है, वो हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट कहलाता है। जी नहीं, वो हमारा फाइब्रस जॉइंट कहलाता है, जो हमारा फिक्स होता है, बिल्कुल गति नहीं करता। सेकंड कह रहा है एम्फियोथ्रोसिस जॉइंट कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। यानी कि हमारा एम्फियोथ्रोसिस जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। और थर्ड कह रहा है हमारा जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है वह हमारा डायोथ्रोसिस जॉइंट कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे, फर्स्ट हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था? व्हेन वाज कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी प्रोपाउंडेड? तो कब हुई थी भाई हमारी अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत? अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, सन पूछ लिया। अनुबंधित प्रतिक्रिया कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी का तो कब हुआ था हमारा? इसका ये क्वेश्चन भाई डिलीट कर दिया गया, ये क्वेश्चन हमारा डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो चुका है, फिर भी आप देख लीजिएगा कब हुआ था इसका, ये डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसर शब्द से हुई है, यह किस भाषा से है? एडोलसेंस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एडोलसेंस, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज इट? तो किससे हुई है हमारी एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति? एडोलेंस शब्द से हुई है, यह किस भाषा से है? किस भाषा से है पूछ रखा वही है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति हमारी एडोलसेर शब्द से हुई है, तो यह किस भाषा का शब्द है? यह किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच, यूनानी, लैटिन, स्पेनिश? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? फर्स्ट, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा से लिया गया हमारा एडोलसेंस। नेक्स्ट है सुपर कंपनसेशन से क्या तात्पर्य है? तो क्या है वह सुपर कंपनसेशन? सभी को पता है, भार की अनुकूलता, एडेप्टेशन टू लोड। यानी कि आप जब किसी लोड को अडेप्ट कर लेते हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं और दौड़ते 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 यहाँ पे आपके आके थकावट हो गई है, फिर आपने यहाँ रिकवरी ले ली। रिकवरी लेने के बाद में फिर आपने दोबारा से ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग शुरू करने के बाद में आप जहाँ थके थे उससे ऊपर आपने फिर अच्छा वर्कआउट किया, उससे ऊपर आपने अधिक शक्ति के साथ वर्कआउट किया, तो हमारा सुपर कंपनसेशन होता है। यानी कि आप पहले 2 किलोमीटर दौड़े थे, फिर आपने रिकवरी ले ली, फिर आप दोबारा से दौड़े तो आप फिर 3 किलोमीटर दौड़ गए, उससे ज़्यादा आप दौड़ गए, आपने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, तो उसे कहते हैं हम सुपर कंपनसेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सभी को पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर सेकंड है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रेबीज डे हुआ, हेपेटाइटिस डे हुआ, मलेरिया डे हुआ, ये जो इम्पोर्टेंट डे है आप इनकी एक लिस्टिंग कर लीजिए। और अब एक न एक क्वेश्चन डे का ज़रूर पूछा जाता है, तो कौन सा है हमारा? रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर को। 28 सितंबर हमारा रेबीज दिवस मनाया जाता है, 28 सितंबर। 28 सितंबर रेबीज डे, 28 सितंबर रेबीज डे, 28 सितंबर रेबीज डे, बार बार बोला करो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक में जीवन पर्यटन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? भाई ये 2022 का है,
आपको इसको छोड़ दीजिए, आपको देखने हैं कौन से 2024 में कितने लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार मिला गया है, कितने लोगों को द्रोणाचार्य, कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड। अब ध्यानचंद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आपको देख लेना है 2024 के सारे। नेक्स्ट है, कौन से पैनहेलेनिक खेल डेल्फी में आयोजित होते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच पैनहेलेनिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट डेल्फी। तो कौन से होते थे, हमारे पाइथेनियन गेम्स। नेक्स्ट पाइथेनियन गेम्स। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 60 क्वेश्चनों की एक सीरीज, सभी को अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में यदि आपको साइकोलॉजी की चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप साइकोलॉजी की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके यस लिख दीजिए, यस यस यस। यदि 50 लोगों की कमेंट आ जाती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो आपको एक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।